Can you audible to everyone? Can you hear me? Yes, sir. Okay, Siddharth, Ankur, and Mehul. Okay, today only 3-1. Yes, sir. Ayush is there now. Okay. Anyways, doesn't matter. Let us proceed. If somebody is not interested in taking lectures to them. Okay, so like yesterday, we have gone through the part of database model, है ना? मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस मॉडलिंग क्यों की जाती है या मॉडलिंग क्यों की जाती है डेटा मॉडलिंग क्यों की जाती है कि इंडस्ट्री के अंदर हमें कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है और हम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, तो हम जरूरी है कि अगर डेटा बड़ा हो और उसे मॉडल कर दिया जाए तो फिर उसके बाद की एक्टिविटीज काफी आसान हो जाती हैं, उनको ट्रैक करना, उनको मैनेज करना, है ना, उनकी ट्यूनिंग करना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल ऐसी होती हैं क्योंकि हमारे सिलेबस या कोर्स के स्कोप से बाहर होती हैं, हम उनको उस लेवल पे नहीं पुट अप कर सकते, बट हम एक ओवरव्यू देख सकते हैं, ठीक है। So after getting the requirement part, and then thereafter specification analysis after data model, it comes to the design part. Like we want to do designing part ultimately. No, what is designing? Designing is an important phase which I have told you. In the software engineering cycle, whenever we are developing a project or any software, then it is essential to prepare the design. Design ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही काम आते हैं, आप किसी भी इंजीनियरिंग की लाइन में जाएंगे तो आप देखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले अल्टीमेटली उसके डिजाइन पे काम किया जाता है। अगर आपका डिजाइन एक फ्लॉलेस डिजाइन है, एक ब्यूटीफुल डिजाइन है, तभी एक प्रोडक्ट भी अच्छा निकल के आता है। आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग में रेफर कर लीजिए, वहां भी आपका कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है तो उससे पहले उसका लेआउट या आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। ऐसे मैकेनिकल मशीनरी के अंदर जो कंपोनेंट डिजाइन होते हैं उनकी उनकी ड्राइंग बनाई जाती है, देखा होगा आपने। लाइक मैकेनिकल के अंदर जो है ऑटो कैड का इस्तेमाल करके जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, डिजाइन, ठीक है। ऑटो कैड का यूज हम करते हैं, ऑटो कैड के अलावा हम लोग जो है प्रोई का इस्तेमाल करते हैं, कैटिया का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो कि सबके सब डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। डिजाइनिंग का मतलब मैकेनिकल के अंदर डिजाइन को हम ड्राइंग के फॉर्म में देखते हैं, तो इन द मैकेनिकल इट इज कॉल्ड ड्राइंग। और सेम इन द सिविल, सिविल के अंदर भी इसको ड्राइंग ही कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे, अब जैसे आप सपोज करो, अब मैं हार्डवेयर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, लेट्स सपोज यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आपके नए नए सीपीयू आते हैं, सीपीयू हो या कोई जीपीयू हो, ग्राफिकल यूनिट हो या कुछ भी ऐसा कुछ हो, दैट इज सिंपली कॉल्ड अ सिंगल थिंग नोन एज चिप, हम चिप से रेफर करते हैं। तो इस चिप का भी आर्किटेक्चर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अभी तो आप लोगों के सिलेबस में आई डोंट नो है कि नहीं है, बट व्हेन वी वर स्टडीइंग इन आवर डिग्री टाइम, देयर वी डू हैव अ सब्जेक्ट नोन एज VHDL, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं, एक हाई डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हुआ करता था, जो कि एक सब्जेक्ट है जो कि बताता है कैसे चिप की डिजाइनिंग होती है, कैसे गेट डिजाइन होते हैं, उन गेट्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर, वेरी वेरी प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर, आपने कभी नाम सुना हो, जाइलिक्स नाम बोलते हैं, जाइलिक्स नाम बोलते हैं, ठीक है। तो जाइलिक्स जो है वो चिप की डिजाइनिंग या चिप के आर्किटेक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसी जब जाइलिक्स पे आप पूरी चिप की डिजाइनिंग कर लेते हैं, उसका उसका यूज, उसका सब टेस्टिंग करके सक्सेसफुल होता है, तब जाके उसके लिए एक डाई बनाई जाती है। और वो डाई आपके जितने भी सीपीयू आप मार्केट में देखते हैं, i3, i5, i7 है या i9 आ गया, i11 आ गए, तो जितने भी सीपीयू है तब वो जाके मैन्युफैक्चर किए आते हैं, ताकि किसी किस्म का कोई प्रोडक्शन के बाद अगर फॉल्ट नजर आता है तो बहुत भारी हो जाता है उसको झेलना कंपनी के लिए, कंपनी बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो एवरीथिंग इज ऑन स्टेक। सो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की प्रैक्टिस होती है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब कभी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट से पहले उसका डिजाइन जरूर तैयार करें, ठीक है, तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो निकल के सामने आएगा और बन के सामने आएगा अल्टीमेटली। अब मैंने आपको देखिए सिविल का एग्जांपल दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल दे दिया, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी सेम है, लाइक इट इज सेम इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड आल्सो, है ना, एंड मैकेनिकल एग्जांपल दे दिया। नाउ वी कम टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो जब सब इंडस्ट्री में डिजाइनिंग का इंपॉर्टेंस है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी डिजाइनिंग का उतना ही इंपॉर्टेंस होगा, है ना। हमें फोकस करना है कि नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन होता क्या है। तो लेट अस सी दैट थिंग, पर्टिकुलर थिंग, एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन बेसिकली क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर डिजाइन इज नथिंग बट इट्स अ
description of the structure ना, like what it is the description of the structure which you are going to be implemented, जो आप बनाने जा रहे हो, implement करने जा रहे हो, है ना, किसी सॉफ्टवेयर को डेटा मॉडल्स के थ्रू, तो उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन जो है उसको हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कह देते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग मल्टीपल तरीके की होती है, कुछ कोर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होती है। कोर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जो है वो आप कोर सॉफ्टवेयर डिजाइन जो आपका होता है वो आपका सीधा प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है जो आप बना रहे हैं। इसके अलावा आपको असिस्टेड डिजाइनिंग भी करनी पड़ती है। असिस्टेड डिजाइनिंग जो होती है वो जो भी उसको सपोर्ट करने के लिए और चीजें चाहिए उनके लिए होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डिजाइन इनपुट्स में आप देखोगे तो इनपुट के अंदर आपका प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो कौन से प्लेटफॉर्म के लिए, इट इज फॉर विंडोज और इट इज फॉर लाइनेक्स, है ना, और इट इज फॉर सोलारिस और मैक जो भी है ना। देन आपका उसके बाद जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डिजाइन इनपुट के अंदर आता है। डिजाइन एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है आपके आर्किटेक्चर का डिजाइन में। आपका सॉफ्टवेयर बनना है तो बनना किस चीज के, लाइक यू आर डिजाइनिंग एन ईआरपी, तो वी आर डिजाइनिंग एन ईआरपी फॉर अ कॉलेज। इन कॉलेज द मेजर एंटिटी faculties, and so we must define the student faculty structure completely. Then thereafter it comes to the design interface part, like जो भी इनपुट आउटपुट का पैटर्न होगा उसका इंटरफेस क्या होगा, कैसा होगा। जैसे आप अगर मैं आपको गूगल का एक खोल के दिखाऊं, अगर आपको वेब पेज खोल के दिखाऊं, देखिए जस्ट थोड़ा सेकंड में शेयर कर दूं आपके साथ, है ना। सो दिस वन इज गूगल, बेसिकली गूगल का पेज है। तो आप देखिए गूगल के पेज की डिजाइनिंग को अगर आप देखेंगे, सो लाइक देयर इज अ लोगो इन बिटवीन, है ना, देयर इज अ टेक्स्ट बॉक्स विच वेयर यू वांट टू पुट द क्वेरी, है ना। देन देयर आफ्टर यू कैन क्लिक द गूगल सर्च और आई एम फीलिंग लकी, है ना। देन देयर आफ्टर दे हैव गिवन हाइपरलिंक्स ऑफ द जीमेल डायरेक्टली एंड इमेजेस व्हिच यू आर लुकिंग एट, है ना। एंड देन दिस इज द शॉर्टकट। तो इट्स अ पेज। उसकी डिजाइनिंग में चीजें डिफाइन होती हैं कि आपका लोगो कहाँ आएगा, ये आपका पूरा इंटरफेस है। यू आर पुटिंग समथिंग बाय क्लिकिंग इन दिस टेक्सचुअल एरिया, तो आप यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद ये आपका पूरा इंटरफेस का डिजाइन कहलाता है कि बटन्स कहाँ आएंगे, आपका लोगो कहाँ आएगा, आपका बॉक्स कहाँ पे आएंगे, कौन कौन से हाइपरलिंक है, नेविगेशन कैसे होगा, ठीक है। ये सब चीज आपकी बेसिकली कहलाती है आपकी इंटरफेस डिजाइनिंग कहलाती है आपकी, ठीक है। तो हमें इंटरफेस के डिजाइन पे भी काम करना होता है। देन आपको डेटाबेस डिजाइन कम द पिक्चर, कि आपका जो भी डेटा इनपुट के थ्रू जा रहा है वो डेटाबेस के अंदर कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। आपने अगर सपोज को जीमेल के अंदर कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उस फॉर्म को क्रिएट करने में आपसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम या आपका यूजर नेम पासवर्ड या बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ऑब्वियसली जो डेटा आप फीड कर रहे हैं किसी फॉर्म के अंदर, दैट हैज टू बी स्टोर्ड समवेयर इनसाइड द डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वहां पे किस टाइप की टेबल बनेगी, उस टेबल के अंदर कितने कॉलम होंगे, है ना, वो सब हमें डिफाइन करना पड़ेगा। कितनी रोज होंगी उसके अंदर, ये सब चीजें होती हैं। तो वो हमारा पूरा डेटाबेस डिजाइन का हिस्सा कहलाता है। तो इट विल बी लुक आफ्टर बाय द बैकएंड डेवलपर, जितने भी होते हैं बैकएंड डेवलपर इसको देखते हैं, ठीक है। देन आपका कंपाउंड सिलेक्शन डिजाइन, कि आपका कोई अगर सपोज को बड़ा पेज है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट फेसबुक, तो फेसबुक के अंदर मल्टीपल विंडो होती है, चैट विंडो होती है, फ्रेंड्स की विंडो होती है, ठीक है। साइड बार होता है जहाँ पे आपके मल्टीपल पेजेस और ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है। आपका अपर होता है जहाँ पे आपका फेस डिजाइन होता है अल्टीमेटली। तो ये सब चीजें उसके अंदर बहुत सारे फेसबुक जैसे बड़े पेज के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। नॉट ओनली फेसबुक, लाइक यू कैन गो थ्रू द एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट। आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट के अंदर आप फ्रंट एंड देखेंगे उसका, तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे आपके यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं। ये आपका इमेज का हेडर है, आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस रिवॉल्व कर रहे हैं, देखिए ना, क्लिक कर रहे हैं तो आपकी इमेजेस चेंज हो रही हैं, है ना, लाइक दिस, ठीक है। देन देर आफ्टर आपका देखिए नीचे जो है फिर डील ऑफ द डे का सेक्शन आ गया। ये कंपोनेंट है जहाँ पे आपको आज के दिन जो भी डिस्काउंटेड रेट पे चीजें चल रही हैं उसके बारे में बताया जा रहा है ना। फिर आपके सजेशंस आ गया कि आपको पसंद आएगा शायद सब चीजें इस तरीके से। तो देर आर मल्टीपल, आप इसे स्क्रॉल करिए, देखिए कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, और नीचे आप जाएंगे तो आपको फिर बहुत सारी साइट के ऊपर बहुत सारा डेटा मिलेगा अल्टीमेटली। ऊपर आप देखेंगे तो ये मॉड्यूल बार आ गया, टॉप ऑफर्स, ग्रोसरीज, मोबाइल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम सेपरेट अलग है ना, होम अप्लायंसेस का अलग है, ठीक है, ट्रैवल का, इन सब का। तो देयर कुड बी मोर देन वन, यू कैन से मॉड्यूल और कंपोनेंट विच कैन बी डिजाइन इंडिपेंडेंट सेपरेट। तो इन डिजाइन एक्टिविटीज पर मैंने काम करना होता है, ठीक है। फिर आउटपुट में आपको क्या रहेगा, सिस्टम आर्किटेक्चर, जो भी आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे, डेटाबेस का डिजाइन कैसा रहेगा, ठीक है। तो दिस इज like designing is divided into two parts. There is a high level design,
ठीक है, एंड देयर इज अ लो लेवल डिजाइन। ठीक है, हाई लेवल डिजाइन लो लेवल डिजाइन में क्या डिफरेंशिएट है, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैं अगेन गूगल का पेज खोल रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस, है ना। लाइक हाई लेवल डिजाइन बताता है कि पेज के ऊपर क्या कहाँ पे आएगा, लाइक ये लोगो है सेंटर में आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, बटन आ जाएगा, ऊपर ये नेविगेशन आ जाएगा, इस तरीके से। लो लेवल डिजाइनिंग बताता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ और विड्थ कितनी रहेगी, ये जो बटन हमने बना रखा है गूगल सर्च का, इस बटन का डायमेंशन क्या रहेगा, कितना रहेगा, कितनी हाइट रहेगी, कितनी विड्थ रहेगी। ठीक है, लिंक्स, ये बटन जो आप क्या कहते हैं, जैसे कि आपको ऑडियो का बटन, इस पर क्लिक करेंगे आपसे सर्च बॉय वॉइस का ऑप्शन दे रहा, तो आपसे इनपुट लेगा, इसका साइज, आइकन का साइज क्या रहेगा, द कॉर्नर पे जो आपका इमेज डिस्प्ले आ रही है इसका साइज क्या रहेगा। ठीक है, तो दीज आर थिंग। तो हाई लेवल डिजाइनिंग आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बताती है, लो लेवल डिजाइनिंग आपको डेप्थ में बताती है, पॉइंट बाय पॉइंट मैथमेटिकली डिफाइन करती है चीजों को। ठीक है, तो डिजाइनिंग के पार्ट में उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें बस इतना समझना है कि हम डिजाइनिंग क्यों करते हैं। डिजाइनिंग के अंदर हम बेसिकली हम किसी भी प्रोजेक्ट की स्टेजेस के बारे में बताते हैं, डेटा के फ्लो के बारे में बताते हैं, हाउ डेटा इज गोइंग टू फ्लो इन मल्टीपल थिंग्स, है ना। तो हमारे पास आर्किटेक्चर डिजाइन हो गया, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, ओवरऑल जहाँ पे आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए आपके पास डेटाबेस डिजाइन हो गया, जहाँ पे आप डेटा स्ट्रक्चर जो भी फॉलो करने वाले हैं, तो टेबल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, ट्री के अंदर कर रहे हैं, आप उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पास करते हैं। इंटरफेस डिजाइन के बारे में बात करें, जहाँ पे जीयूआई की बात हो रही है, मैंने बोला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन का मतलब सिंपली क्या है कि आपको अपना जीयूआई डिफाइन करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट कितने होंगे सबके बारे में आप बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंट सिलेक्शन हो गया, कितनी विंडो होंगी आपकी, आपके फ्रंट एंड के अंदर कितनी विंडो होंगी, सबके बात। तो दिस कुड बी अचीव्ड बाय लेवल मल्टीपल थिंग्स, लाइक डिटेल डिजाइनिंग जो है वो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो है यूएमएल का हम फॉलो करते हैं। यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसके अंदर हम बताते हैं जो यूजर होता है उसको हम एक्टर कहते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम एक्टर कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपकी विंडो होती है, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू हम इनको पूरे को डिफाइन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप इतना डिटेल में ना जाएं, रीजन बीइंग ये हमारे स्कोप से बाहर है, ये अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट है। यूएमएल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम डिजाइनिंग के बारे में ही बात करते हैं। इट इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द डिजाइन पार्ट। इसके एक्सपर्ट्स बिल्कुल सेपरेट होते हैं। प्रोग्रामर्स का काम है डिजाइन को देख के चीजों को प्रोग्राम करना या कोड लिखना, बट डिजाइनर्स का काम होता है स्पेसिफिकली उस विंडो को डिजाइन करना जो जैसा दिखने वाला है। मेरा यकीन मानिए प्रोग्रामर को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि क्या चीज बनने जा रही है, उसको जब डिजाइन मिलता है वो उसको देखता है और फिर उसके मुताबिक उसको कोड करता है। ठीक है, एंड दैट whatever he or she has coded, that is going to be tested by the your finally testing team. ठीक है, then thereafter we come across the software implementation part. Software implementation is all about what are the methodologies involving in implementing a software. ठीक है, methodologies जो involved होती हैं उसको हम देखते हैं, like it is all about the methodologies involved in software डेवलपमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के अंदर अगर मैं आपसे कहूं तो स्टैंडर्ड्स की बात हम करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने जरूरी क्यों होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हर कंपनी अपने यूएसबी का साइज अपने मुताबिक डिफाइन करे तो आपको बहुत सारी पेन ड्राइव चूज करनी पड़ेंगी, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी कंपनी की पेन ड्राइव लेनी पड़ेगी जिस कंपनी का आपका लैपटॉप है। तो इससे एक दिक्कत ये होगी आपको कि आप दूसरे कंपनी के लैपटॉप में उस डेटा को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई IEEE has defined a standard size of USB कि भाई दुनिया में कोई भी कंपनी जो लैपटॉप बनाएगी वो यूएसबी का पोर्ट का साइज यही रखे ताकि हम यूएसबी को किसी भी लैपटॉप के अंदर इंसर्ट कर सकें, तभी तो डेटा शेयरिंग हो पाएगी, अदरवाइज कभी नहीं हो पाती। ये प्रॉब्लम्स पहले आया करती थी जब तक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की डिपेंडेंसी इंडिविजुअल कंपनीज के हाथ में थी और वो शेयरिंग नहीं करते थे। जैसे मोटोरोला के अपने सीपीयू आया करते थे, अपने मदरबोर्ड आया करते थे, आईबीएम के अपने आया करते थे, ठीक है, इंटेल के अपने आया करते थे। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे कुछ ही शेयर नहीं होती थी अल्टीमेटली, बट नाउ दिस हैज बीन रिजॉल्व्ड, नाउ एवरीथिंग इज designed as per the standard following throughout the world. This is the thing. ठीक है, so same is like here कि whenever you're going to write some software,
you're going to program some software, you need some programming standards. Now we are talking about some programming standards. ठीक है, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो हमें देखने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक इनटू द मैटर लाइक वी डू हैव टू, हमने पहले भी दो अप्रोचेस पढ़ लिए हैं, मैं आपको बता दूं पहले ही, इन द बिगिनिंग वी हैव गॉन थ्रू टू अप्रोचेस, लाइक वन इज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको, पीओपी बोलते हैं, पॉप बोलते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में। एंड सेकंड थिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको, हम ऊप बोलते हैं, डब्ल्यूओपी, ऊप। पॉप और ऊप जो है इनके अंदर जो है आपका चलता है। तो दिस वन वाज द प्रीवियस लैंग्वेज और फॉलोइंग लाइक सी, एंड दिस इज फॉलोड बाय लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब फॉलो करता है अल्टीमेटली। ठीक है, सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस, व्हाई आई एम टेलिंग दिस टॉपिक टू यू, रीजन बीइंग कि जब कोई प्रोजेक्ट छोटा होता है, जब पहले प्रोजेक्ट बहुत छोटे हुआ करते थे, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन रही है, कोई कंप्यूटिंग टूल बन रहा है, तो उसके लिए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत फिट बैठा करती थी। बहुत बड़ा कोड नहीं है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाती है या उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल आते हैं, तो आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से उसको हैंडल नहीं कर सकते। नाउ यू हैव टू मूव टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो दिस इज द व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाज पॉपुलर, because object oriented programming comes under the category of structured programming somehow. Structured programming, now what is structured programming, we'll see into the data, है ना। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज व्हाट बेसिकली, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहां पे हम अपने सॉफ्टवेयर के साइज के मुताबिक कोडिंग के प्रोसीजर को या कोडिंग के स्टैंडर्ड को चूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़ा होता जाता है उसका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्रीजेज। ठीक है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाती है, आप भूल जाते हैं कि डेटा का फ्लो क्या है। और जब आप कोड लिख चुके होते हैं तब आपको ध्यान में आता है कि यार हमने कुछ गलतियां कर दी, डेटा का फ्लो ऐसा नहीं था, हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर से चेंज करते हैं। तो बड़ी दिक्कत आती है, बहुत समस्या आती है, जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिले होता है, आपका सॉफ्टवेयर खिंच जाता है, आपकी टाइमलाइन बढ़ जाती है और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना नहीं चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू। हर कोई चाहता है कि हमारा टाइम फ्रेम चूज किया गया, अगर हमने बात की कंपनी से 1 महीने में सॉफ्टवेयर डेवलप हो तो 1 महीने में हो जाए, ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहती है कि हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसके मुताबिक हम चूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वर्क्स ऑन 3 पैरामीटर लाइक टॉप डाउन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर्ड कोडिंग अल्टीमेटली। ठीक है, टॉप डाउन के अंदर नथिंग लाइक वी पीपल चूज अ big software and we are just dividing into the small pieces. This could be achieved also using the procedure programming, but अगर आपका कोड छोटा है, आपका प्रोजेक्ट छोटा है, तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपने प्रोग्राम का कंट्रोल और फ्लो आपको पता हो, जिसे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट वी यूजुअली डू इन दिस वी जस्ट ब्रोक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस वेयर ईच हैज सम सिग्निफिकेंस। कोई ना कोई मॉड्यूल कुछ काम कर रहा है अल्टीमेटली, मॉड्यूल नहीं बोलेंगे, स्मॉल पीसेस बोल देंगे, मॉड्यूल बड़ा टर्म हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड, दिस इज द फर्स्ट वन, लाइक सेकंड थिंग इज व्हाट, इट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जो कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करती है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दो। जस्ट लाइक वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट हियर, वी डू हैव, नए पेज खोल लेता हूं मैं, यहाँ खोलना पड़ रहा है। ठीक है, सो वी डू हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स है, देखिए टॉप ऑफर्स का एक मॉड्यूल है, ग्रोसरी का है, मोबाइल्स का है, फैशन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, होम अप्लायंसेस का है ना, अप्लायंसेस का है, ट्रैवल का। तो दीज आर द मॉड्यूल्स लाइक इन फ्लिपकार्ट, ईच एंड एवरी टीम विल बी लुकिंग आफ्टर दीज मॉड्यूल्स, हर एक का अपना मॉड्यूल उसको देख रहे हैं, दूसरे से को लेना नहीं है, टॉप ऑफर्स वाले को ग्रोसरी से को लेना नहीं है, ग्रोसरी वाले को मोबाइल से को लेना नहीं है। So in that case, we are just, what we are doing here, we are just defining the module part. This is basically called as modular programming. इसको हम लोग क्या कहते हैं, modular programming कहते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेटर का एग्जांपल भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, you can take example of calculator as well. ठीक है, then we have structured coding. Structured coding is follow the same methodology like top down analysis, है ना, where we divide the where we subdivide the modules into further स्मॉल यूनिट। जब कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है ना, लाइक जिसकी जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, इनको मैं बड़ा प्रोजेक्ट ही मानूंगा, ये छोटे प्रोजेक्ट मत समझिए आप बिल्कुल भी, Myntra, इनके अंदर पता नहीं कितने हजारों इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, तब जाके साइट्स मेंटेन हो पा रही हैं अल्टीमेटली। ये साइट्स इतनी बड़ी है कि आपको इनके ऊपर एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस का भी पता नहीं लग पाएगा, बिकॉज डायनेमिकली रन टाइम में डेली चेंज होते हैं अल्टीमेट। तो इसका बहुत बड़ा, जहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं,
वहां पे मॉड्यूल्स को भी फर्दर सब मॉड्यूल्स में छोटे छोटे मॉड्यूल कोड के अंदर डिवाइड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर्ड कोडिंग क्यों की जाती है? क्योंकि इसके अंदर ट्रैकिंग बहुत आसान होती है, ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस इजी हो जाता है, ठीक है। बट इट इज एप्लीकेबल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, एप्लीकेबल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अल्टीमेट, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्योंकि कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे लंबा टाइम लेता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कोडिंग के अंदर हम कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। either we are following top down or we are following modular or we are following structure. It all depend upon the company and the project strength or complexity, how you are following it, ठीक है। then you do have coding guidelines। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था इंडस्ट्री के अंदर कोडिंग गाइडलाइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत उसकी अहमियत है, ठीक है। And, ठीक है, तो कोडिंग गाइडलाइंस में हम क्या देखेंगे? कोडिंग गाइडलाइंस क्या होती है? देखिए, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। दीज आर जस्ट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस followed by the programmer, followed by the coders और programmers, ठीक है। देखिए क्यों हम कोडिंग गाइडलाइंस को फॉलो करें या हमें क्यों इनको स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, क्या रीजन क्या है उसका? देखिए रीजन ये है कि आईटी इंडस्ट्री बहुत डायनेमिक इंडस्ट्री है। अभी आप जब कल को आईटी इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे, मोस्ट पहले मैं दुआ करूंगा आप अच्छे प्रोग्रामर बने, आप अच्छे कोडर बने। तो आपके अंदर अगर पोटेंशियल है ना, तो आप कंपनी स्विच करेंगे आफ्टर एवरी 3 ईयर। स्टैंडर्ड है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो 3 से 4 साल के ड्यूरेशन पे कंपनी चेंज करते हैं फॉर द हाइक। आपको 3 साल आपने एक कंपनी में काम किया, आपने एटलीस्ट 2 से 3 या 4 प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, आपको बहुत रिच एक्सपीरियंस हो गया, तो आप सोचते हैं कि मैं अपने इस एक्सपीरियंस को क्यों ना इनकैश करूं, क्यों ना मैं इससे अच्छा पैसा अर्न करूं। तो आप कंपनी स्विच करते हैं जहां पे और बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनता है, ऐसी जगह पे आप अप्लाई करते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब हमारा करंट पैकेज सीटीसी बोलते हैं, ठीक है, हमारा करंट पैकेज ये है, कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं इसको। सीटीसी क्या आपका सपोज करो 10 लाख, यानी कि कंपनी को आप 10 लाख पर ईयर पड़ रहे हो, 10 लाख रुपए आपको खर्च कर रही हो, तब जाके आपको अफोर्ड कर पा रही है। तो आप सोचते हैं हम अपना सीटीसी बढ़ाएं, 10 से 15 पे जाएं, 15 लाख पे जाएं, तो ऑब्वियसली आपको आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। अब आप कंपनी चेंज कर रहे हैं तो इट मीन आप किसी और की जॉब संभाल रहे हैं, कोई वहां पे था वो भी चला गया आपकी तरह, आपने उसकी जगह ले ली, ठीक है। तो आपको अब उसका काम करना है, अब उसके काम करने का स्टैंडर्ड कुछ और था, ये स्टाइल कुछ और था, आपका स्टाइल कुछ और है। आपको उसके किए हुए काम को समझने में महीनों लग जाएंगे। जब तक आप उसका स्टाइल समझ पाएंगे, आप उसकी मेथोडोलॉजी समझ पाएंगे, बहुत टाइम लूज है, कंपनी ऐसा नहीं चाहती। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज said कि please follow the standard procedures for coding guidelines so that everyone should understand the code of others also। जैसे कि आपने किसी और कोड ओवरटेक किया तो आप उसका कोड फौरन समझ जाए कैसा है और उस पर काम करना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन है कि आप नेम कैसे आपको रखने हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कैमल केसिंग फॉलो होती है, हमने बिगिनिंग में एक टर्म पढ़ा था कैमल केसिंग। कैमल केसिंग के अंदर आपका पहला लेटर स्मॉल होता है, बाकी के लेटर्स कैपिटल होते हैं, ठीक है। सॉरी मतलब नॉर्मल केसिंग होती है अल्टीमेटली, या फिर सेंटेंस केसिंग होती है, या पहला लेटर कैपिटल होता है बाकी स्मॉल होते हैं, या फिर आपका कैपिटल सेंटेंसिंग होती है, या फिर सारे लेटर कैपिटल होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हर इंडस्ट्री के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, कॉन्स्टेंट कैसे डिक्लेयर करने हैं, फंक्शन के नाम कैसे रखने हैं, इन सबको हम नेमिंग कन्वेंशन के अंदर बोल देते हैं। दूसरा होगा आपका इंडेंटिंग। इंडेंटिंग का मतलब होता है कितना स्पेस लेफ्ट करना है। जैसे आप एक लूप चला रहे हैं, आप अगर इक्लिप्स में काम करेंगे तो इक्लिप्स ऑटोमेटिकली आपकी इंडेंटिंग सेट कर देता है, ब्रैकेट जहां से ओपन करता है वहीं क्लोज करता है, ताकि आपको नजर आए कि ये वाला ब्रैकेट ओपन हो तो क्लोज भी हो गया है ना। फिर आपके कितनी दूरी का आपका फंक्शन का नाम रखना है, और क्या स्पेसिंग छोड़नी है, कितना मार्जिन रखना है, सब का सब। व्हाइट स्पेस हटा दिए जाते हैं, ये नॉर्मल जितने भी आपकी आईडी होती है उसकी ख्याल इसका ख्याल रखती है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, जैसे एक आईडी है तो वो इन चीजों का ख्याल रखती है ना। ऑपरेटर कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, कहाँ इस्तेमाल करने हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर आप इफ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप लूप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आपका वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया। एक बात और समझिए, पता नहीं आप कितना कोडिंग को लेके सीरियस है, बट वाइल और फॉर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है। तो इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल कि जहां फॉर की जरूरत है आप वहां वाइल यूज कर लो, जहां वाइल की जरूरत है आप वहां फॉर यूज करो।
ठीक है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड, यू मस्ट नो वेयर व्हाट यू आर यूजिंग अल्टीमेटली, ठीक है। देन लाइन लेंथ कितनी होनी चाहिए, सपोज आपका प्रोग्राम है तो हम नंबर ऑफ लाइन से इस चीज को काउंट करते हैं। पहले, अभी भी, आज भी ऐसा नहीं है, आज भी जो एलओसी है, लाइन ऑफ काउंटिंग बोलते हैं इसको, जो आपकी कॉस्ट होती है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की, वो इसके थ्रू नापी जाया करती थी बहुत पहले, कि आपका कितने नंबर ऑफ लाइंस का प्रोग्राम है, तो उसके मुताबिक पेमेंट होगी आपकी। लेकिन लोग क्या करते थे, अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग नहीं है तो वो क्या करते थे, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाया करती है, जबकि काम तो काम है। तो इसलिए हमेशा फोकस किया था कि आप नंबर ऑफ लाइंस कम रखिए, जितने कम लाइन ऑफ कोड में आपका कोड लिखा जा सके आप उससे लिखिए। ये भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, अच्छे प्रोग्रामर में और नॉर्मल प्रोग्रामर में यही डिफरेंस होता है, कि कोई प्रोग्रामर नॉर्मल प्रोग्रामर 40 लाइंस का कोड लिख रहा है, और एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है वो उसको 32 लाइंस में ही ऑप्टिमाइज करके लिख देगा, यानी कि उसने 8 लाइंस का जो स्पेस है बचा लिया, स्पेस भी बचा लिया, और जो 8 लाइंस को कंपाइल करने का टाइम कंपाइलर लेता वो भी उसने सेव कर। तो आपके लॉजिक स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है। आपके फंक्शंस के नाम कैसे होने चाहिए, फंक्शंस के पैरामीटर कहाँ डिक्लेयर होंगे, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल हो गया, कमेंटिंग कैसे करनी है, दिस द मोस्ट, मुझे लगता है कमेंटिंग मेरे मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी और की जॉब ओवरटेक करते हो, तो जो बंदा अगर अपने प्रॉपर कमेंट्स प्रोग्रामिंग के अंदर छोड़ के गया है, तो उसे पता लगता है कि हाँ भाई, ये फंक्शन किस लिए बनाया गया है, या ये वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया गया है, या इसकी कॉलिंग कहाँ से हो रही है। तो कमेंटिंग, जब भी आप कोड लिखें तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, कि आप जहां भी आपको लगता है, मैं ये नहीं कहता हर लाइन का कोड लिखें, नो, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप डॉक्यूमेंटेशन में लग जाएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन जहां आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे वेरिएबल के नाम से, फंक्शन के नाम से, या डेटा फ्लो से पता नहीं लग पा रहा है कि क्या करना है, तो ऐसी जगह पे आप कमेंट छोड़ें कि मैंने ये फंक्शन या मॉड्यूल या वेरिएबल इससे डिक्लेयर किया। दिस वन इज बेसिकली कॉल्ड अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ओके, so are you getting my point, what I have told you till time? Do you understand that part? Anyone having any doubt, please let me know. सिद्धार्थ, मनीष, अंकुर, आयुष, इशिता, मेहुल, यथार्थ, मोक्ष, like these are the standards which we are following, which are recommended to be followed while writing the code. और देखिए, ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कल को इंडस्ट्री में जाते हैं तो यकीन मानिए, आपको अपनी एक पहचान बनानी होती है। एवरी वन मेक दिस थिंग, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं। तो अगर आप कॉलेज टाइम से ही अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, तो वो आपकी हैबिट में शुमार हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, और फिर आप आगे कंपनी में भी उस चीज को, हैबिट को बरकरार रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो लोगों को काफी पसंद आती है चीजें, बजाय कि वहां पे आपको सिखाई जाए, आप यहीं से सीख के जाए। So far what we have gone through, anyone having any kind of doubt, let me know. No doubts, shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन का पहला पार्ट था, कि जब हम कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है प्रोसीजर्स के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली इट इज अराउंड द सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जो कि हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं रिक्वायरमेंट के टाइम पे, कि डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। एंड व्हाई इट इज, व्हाई सो, ऐसा है कि, मुझे बताइए। ऐसा इसलिए है कि आपको कहीं ना कहीं चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है बाद में, और मल्टीपल लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप उस चीज को एक डॉक्यूमेंट कर दें, और वो डॉक्यूमेंट हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इजिली हर कोई बंदा जो है उसको पढ़ लेगा। जैसे सपोज करो कोई नया टूल आया मार्केट में, कोई सॉफ्टवेयर आया है, अब उस सॉफ्टवेयर की आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी यार। अब अगर आपका सॉफ्टवेयर, आप कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है आपका, तो आप वहां जाके सबको ट्रेनिंग दे लोगे। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर ओपन टू ऑल है, लाइक इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और या कोई लैंग्वेज है, फिर आप किस किस को जाके पढ़ाओगे, आपके लिए बहुत मुश्किल ट्रेनिंग देना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट के लिए हम एक ओपन डॉक्यूमेंट लिखते हैं। ये ओपन डॉक्यूमेंट जो होता है, ये सबको वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देता है। आप कहीं पे भी जाइए, आप अल्टीमेटली जावा जाइए, जावा ट्यूटोरियल आप देखेंगे, जावा डॉक्यूमेंटेशन पूरा साइट पे पड़ा होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जिसके रिगार्डिंग उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन तैयार ना किया हो, सब उनकी साइट पे पड़ा रहता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, अगेन, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कैटेगरी है।
तो लाइक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. During the requirement analysis phase, we do write a document which define all kind of the requirements in a document, and that is essentially called as SRS, Software Requirement Specification Document. ठीक है. So we have already discussed about it कि क्या है कैसे है, मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया था. So we are not going to discuss this one. ठीक है. Apart of that, we sometime do have some client interviews, है ना. तो हम client के interviews भी publish करते हैं ताकि जो भी requirement के दौरान या किसी और चीज के दौरान queries आई हैं उन सबको हम लोग जो है put up कर सकें. देखो इसका एक एग्जांपल मैं और अच्छा आपको दिखाता हूँ. देखिए जैसे सपोज कीजिए we do have लैपटॉप देखते हैं कोई. ठीक है. फाइल के केस में देखते हैं. Sir, please see the chat box. ये अंकुर मैं उसका जो इंडेक्स है वो खुद शेयर करूंगा और बताऊंगा. देखिए समटाइम आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग हियर बट there is one thing like maybe it is on Amazon. I'm looking at wrong place. Amazon, maybe it is on Amazon. मोबाइल में जाते हैं जाते हैं. Q&A होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हर प्रोडक्ट के नीचे होते हैं ज्यादातर वो. Yes, sir. है ना. Amazon जैसे ये रहा है ना अमेजोन में. तो उसमें क्या होता है बहुत के यूजर के अपने कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, आंसर भी करते हैं वहां पे लोग. और कुछ क्वेश्चन आंसर ना पहले से कंपनी डिफाइन करके रखती है कि क्या इसके अंदर कैमरा है. हाँ जी है. वो उसके आंसर खुद ही देते हैं आपको. दीज आर द यूजर डिफाइंड ना. सम आर डिफाइंड बाय कंपनी इटसेल्फ. तो कंपनी खुद उन Q&A को देती है. ऐसे एसेंशियल क्वेश्चंस जो कि यूजर पूछ सकता है वो उनको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर देती है. FAQ. वो स्टैंडर्ड FAQ कह लीजिए. हाँ फैक्ट अबाउट क्वेश्चंस कह लीजिए. हाँ FAQ उसको FAQ बोलते हैं एग्जैक्टली. एंड आई एम नॉट लुकिंग एट राइट नाउ FAQs कहाँ है पता नहीं, मुझे इतना अभी आइडिया नहीं लग रहा है इसके ऊपर. बट होते हैं अल्टीमेटली, है ना. तो FAQ जो है ना वो भी एक काइंड का डॉक्यूमेंटेशन ही है. वो साइट्स के ऊपर फॉलो किया जाता है. तो क्लाइंट के इंटरव्यूज पोस्ट किए जाते हैं बहुत जगह पे, है ना. कुछ क्वेश्चन दिए आते हैं. आपने देखा होगा जब भी आप कोई कोई अल्टीमेटली कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं जूम या और कोई भी, तो लास्ट में आपसे कई बोलता है क्या क्या आप एक क्वेश्चनर का सर्वे लेना चाहेंगे. सर्वे बेसिकली क्वेश्चनर होते हैं तो आपको डेटा पुट अप करना पड़ता है. ठीक है. तो उस इनपुट से भी वो अपने एनालाइज करते हैं. इन सब का ऑडिट होता है. फॉर्म्स ऑडिट करती हैं और उस ऑडिट को चेक करते हैं कि आप मैंने AWS की साइट से जो ट्यूटोरियल है और डॉक्यूमेंटेशन है उनसे सीखा है.
और यकीन मानिए इतना इजी और इतना बढ़िया उन्होंने बता रखा है, कोई भी पढ़ाने वाला सिखाने वाला बंदा उतना अच्छा नहीं बताता है जितना अच्छा वो बताते हैं अल्टीमेटली। हालांकि अगर आपको सर्टिफिकेशन निकालना है तो उसके लिए भी यूडेमी के ऊपर बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, बट इनका भी अगर आप खुद इनकी साइट पे जो फ्री डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है या फ्री ट्यूटोरियल्स हैं उनसे भी आपका सर्टिफिकेशन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, इतना अच्छा कंपोनेंट है। तो दीज पीपल ऑलवेज गुड गुड प्रोडक्ट्स और गुड कंपनीज ऑलवेज प्रोडक्ट पार्ट अल्टीमेटली। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन ये क्लाइंट्स के लिए होता है, डेवलपर्स के लिए होता है, समाउ जब उनको प्रॉब्लम्स होती है तो वो उसको रेफर करते हैं, जिसके अंदर आपने अगर डेटाबेस पढ़ लिया है तो जैसे उसमें आपने टर्म पढ़ा होगा डेटा डिक्शनरी, है ना। तो डेटा डिक्शनरी के अंदर हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी डेफिनेशन होती है, क्या है कैसे है, उसको वहां से अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप कंपनी जाएंगे तो आपको कोई बंदा लाइव पे काम कराने के लिए नहीं बिठाएगा। व्हाट दे विल गिव यू, दे विल गिव यू, दे विल आस्क यू टू इम्प्लीमेंट अ डमी प्रोजेक्ट। कहेंगे ठीक है भाई ये वाला प्रोजेक्ट निकालो और इसे इम्प्लीमेंट करो। डमी प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो पहले हो चुका है, किसी काम का नहीं है, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जो है डेटा डिक्शनरी में पड़ा हुआ है। बोलते हैं आप इसको बनाओ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने का टाइम देंगे आपको, और आप उसको अपने एंड से कोड करेंगे। आपको जो प्रॉब्लम आती है उसकी डिटेल आप डेटा डिक्शनरी में देख लीजिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। वहां से आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड्स सुधरते हैं, तब आपको बताता है आपने क्या गलतियां करी हैं, आपको क्या फिक्स करना है। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप एक डमी प्रोजेक्ट क्योंकि आपने खुद इम्प्लीमेंट कर लिया अपने नॉलेज से, अपने कोडिंग स्किल से, तो उनको ट्रस्ट होता है कि अब आप एक लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। तब वो आपको छोटे छोटे मॉडल को देते हैं जिनसे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता यहाँ पे, और आपके कोड को प्रॉपर मॉनिटर भी किया जाता है। ठीक है, यूजर डॉक्यूमेंटेशन इज देयर। नेक्स्ट थिंग इज यूजर डॉक्यूमेंटेशन। ये यूजर के लिए होता है, जो मैंने आपको ही बताया, साइट्स के ऊपर यूजर डॉक्यूमेंटेशन पड़ा होता है, ट्यूटोरियल के लिए, टीचिंग के लिए, यूज के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वो सबका सब आपका यूजर डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन यूजुअली अगर आप देखेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर कौन से हैं, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। एक्लिप्स की साइड पे जाइए, प्लगइन ऐड नहीं हो रहा है तो वो आपको बताते हैं प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है ना। पाइचार्म की साइड पे जाइए, एक आईडी है पाइचार्म आपकी, तो पाइथन के अंदर कोड लिखाया था, तो पाइचार्म के अंदर कैसे मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करने हैं, या फिर कौन कौन सी लाइब्रेरीज को ऐड करना है, उसका क्या तरीका होता है, क्या मेथड है, वो सब वो बताते हैं प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, है ना। गाइड करते हैं लोगों को, भाई कैसे गाइड, मैनुअल आते हैं, हर चीज का मैनुअल आता है। प्रैक्टिस नहीं है, जैसे कोई अगर सपोज करो कोई व्हीकल आ रहा है तो व्हीकल के साथ भी उसकी ड्राइविंग ड्राइविंग मैनुअल आता है, उसका कैसे उसको ड्राइव करना है, या कोई मैनुअल होता है। बट इंडिया में प्रैक्टिस नहीं है, बाहर से प्रैक्टिस है। ठीक है, यूजर गाइड्स आती हैं, है ना। मेथड को इंस्टॉल करने अनइंस्टॉल करने के फीचर बताए जाते हैं, अगर आपको यूज नहीं करना तो आप कैसे उसको करेंगे। अपडेट लाइसेंस कैसे ऑक्यूपाई करना है, ये कैसे आपको फुल फ्लैश वेरीफाई करवाना है, आपको की डाल के फिर क्या स्टेप्स हैं, उन सब के डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया जाता है, अपडेट कैसे लेने हैं, ये सब चीजें होती है ना। These are things like we need to keep focus on the documentation part. ठीक है, then there are multiple challenges in the implementation. Like what are those challenges? Like we do have code use, आप कोड को रीयूज करना है। बहुत से कंपनीज कहती है कि जो मॉड्यूल्स कॉमन है आप उन पे टाइम वेस्ट ना करें। जो रिपोजिटरी में पहले से कोड पड़ा हुआ है, कोड की अपनी एक रिपोजिटरी होती है, हब होती है, इसे बोलते हैं हब रेपोजिटरी। हब रेपोजिटरी, इसके अंदर कंपनी का सारा कोड पड़ा रहता है, स्टोर रहता है, आपको रेफर कर सकते हैं, इसके अंदर से पुराना कोड निकाल सकते हैं। गिटहब इसी के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, गिटहब का नाम गिटहब क्यों है, इसलिए तो है। ठीक है, तो वो कोडिंग रेपोजिटरी है, वहां पर सारा कोड आपका अवेलेबल है। तो जो भी आप